हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर पवन कुमार। और अभी अपन 5 एक्सरसाइज है, उसका कंसेप्ट मैंने मेरी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन थोड़े बच्चों की शिकायत मिली मुझे, एक आदमी जो रोज़ वीडियो को देखते हैं और उससे पढ़ते भी हैं। उन्होंने कहा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्सरसाइज को अपन मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कहाँ पर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर करें अपन, तो अपने को ये दोबारा से एक बार देखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें अपने को ऐसी चाहिए जो फोर्थ एक्सरसाइज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे फोर्थ एक्सरसाइज में था आपका डिटर्मिनेंट, यानी पहले था डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट से संबंधित जो जो बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है, लेकिन इससे संबंधित एक बात है आपकी, कौन सी? कि अगर किसी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है, तो वो वैल्यू जो आपको प्राप्त होती है वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहली पहली बात अपने को यही सीखनी है फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए, कि अगर कोई एक अपने पास मान लो डिटर्मिनेंट है ए इक्वल टू 2/2 का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, यानी A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में अपने पास चार वैल्यू हैं और इसके कोफैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से होंगे? यानी 4 ही अपने पास कोफैक्टर होंगे, F11 F12 F21 एंड F22। ठीक है, तो किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनको उसके कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। जबकि अगर किसी एक रो या कॉलम के जो मतलब एलिमेंट्स हैं, उनको अगर दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तब उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आती है। जैसे ये दो वैल्यू फर्स्ट रो की हैं, यानी अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो अपन ये लिख सकते हैं कि A11, तो A11 का कोफैक्टर F11, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरा है A12 और A12 का कोफैक्टर है F12। तो अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू डेल्टा के बराबर आती है। इसी प्रकार अगर अपन कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज पहली वैल्यू है आपकी A11 का कोफैक्टर F11 प्लस फर्स्ट कॉलम के लिए दूसरा एलिमेंट है A21, तो A21 का कोफैक्टर है वो F21 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज और वैल्यूज का कोफैक्टर, इनको अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू भी डेल्टा के बराबर आएगी। लेकिन अगर जैसे मान लो फर्स्ट कॉलम में ही आपकी वैल्यू A11 है, तो A11 को अगर अपन दूसरे कॉलम के फर्स्ट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी A11 को F12 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी F12 प्लस A21 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन F22 से, तो अब इसकी वैल्यू डेल्टा नहीं आएगी, अब इसकी वैल्यू जीरो आएगी। एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, अपने को डिटर्मिनेंट का यूज, यानी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना करना था अपना 4.2, लेकिन उस डिटर्मिनेंट को, यानी जो उसका एक्सपेंशन है, जो उसकी वैल्यू आती है, उस वैल्यू का अपन यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको मैंने फोर्थ एक्सरसाइज में बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इसका बेस्ट टू बेस्ट यूज है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही एक जगह और भी यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है कि अगर किसी तीन पॉइंट्स के अपने को कोऑर्डिनेट दिए जाएं, जैसे ये x1 y1 z1 है, या फिर मान लो ये 2D में भी हो सकता है। 2D में होगा मतलब z1 z कोऑर्डिनेट है वो नहीं होगा। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। ठीक है, अब अगर अपन इन तीनों से जो दो दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो ट्राइंगल बनता है, अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें, तो इस ट्राइंगल का एरिया मान लो ये ए बी और सी है, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ, इन तीनों से अपन डिटर्मिनेंट बनाएंगे x1 y1 फिर 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये तो था 2D के लिए। अगर यही वैल्यू, यानी अपने को तीन तीन कोऑर्डिनेट दिए जाएं, यानी 3D में हो, तो 3D में होगा तब अपन इसको कैसे करेंगे? देखो, अगर 3D में हुआ, जैसे ये एक ट्राइंगल है जिसमें तीन कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, तीन पॉइंट्स के, ये ए बी सी, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक है, इसी प्रकार ये x3 y3 z3। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, यहाँ से अपन क्या करें कि अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो अब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू
वापिस यही 1/2। अब जैसे अपन ने लास्ट वाले डिटर्मिनेंट में देखो थर्ड कॉलम है वो 1 1 1 किया था, लेकिन यहाँ पर 1 1 1 की जगह तीसरा कोऑर्डिनेट है अपने पास Z1 Z2 एंड Z3। तो इस प्रकार अपन क्या लिखेंगे, इसकी जो रोज हैं उनकी वैल्यू आ जाएंगी x1 y1 Z1, x2 y2 Z2, x3 y3 Z3। ठीक है, ये था डिटर्मिनेंट का यूज किस लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ही एक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए और काम में लिया जाता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है ये 3D में काम में ना आकर ये 2D में काम में आता है। तो देखो अगर ये 2D में काम में आता है तब अपन क्या कर सकते हैं कि एक मतलब लाइन मान लेते हैं अपन कि ये एक लाइन है जो किन्हीं दो पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है अपने पास x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या मान लेते हैं कि जैसे पहले अपन ने ट्राइंगल मान के चले थे तो अपन कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं x, y। ठीक है, अब इन तीनों से अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं यानी कोलीनियर हैं, कोलीनियर हैं इसका मतलब इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब अगर अपन इसके लिए लिखें तो यूँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू में x y 1, x1 y1 1, x2 y2 1। ठीक है, अब इससे बनने वाले ट्राइंगल तो कोई बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा मतलब इस ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। अब 0 को 1/2 से डिवाइड कर दें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या हो जाएगी, x y 1, x1 y1 1, x2 y2 1। ठीक है, ये तो था डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा पार्ट जो अपने को 5.2 में काम में आएगा। अब इसका एक रूल और भी होता है जो फोर्थ एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट यानी व्हाट इज डिटर्मिनेंट जो एक्सप्लेन किया था उसमें आपको बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो थोड़ा सा अपन वापिस से जो आपकी छोटी क्लासेज हैं 9th 10th उनमें चलते हैं कि 9th और 10th में अपने एक बोर्ड की मतलब 10th क्लास में बोर्ड की एग्जाम हो चाहे 9th में हो, कुछ कंसेप्ट आपको याद आ रहे होंगे। जैसे एक एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड के बाद में क्या था, इक्विवेलेंसी ऑफ ए कोफिशिएंट, इक्विवेलेंसी ऑफ ए कोफिशिएंट। फिर सब्स्टिट्यूशन था, सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद में आपका फोर्थ था ग्राफिकल, जो आपका 10th में पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब ये आपके 4 मेथड थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये चारों मेथड क्यों काम में आते थे। तो बेसिकली ये चारों मेथड हैं और इन्हीं से संबंधित है वो आपकी 5th एक्सरसाइज है, यानी इन्हीं का जो एक रूप है जो मतलब जिस काम के लिए ये चारों मेथड काम में आते हैं उसी के लिए आपकी 5वीं एक्सरसाइज है वो भी काम में आती है, जिसको अपन मान के चलते हैं मैट्रिक्स से मेथड, मैट्रिक्स मेथड। और इसमें एक मेथड और भी आता है जिसको अपन कहते हैं क्रेमर रूल, क्रेमर रूल। ठीक है, तो 5th एक्सरसाइज में अपन ये दोनों पढ़ेंगे, यानी ये है आपकी एक्सरसाइज 5th। ठीक है, अब यहाँ से अपने को ये समझना है कि जो अपन ने पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा था वो है ना, और ये या फिर इनको छोड़ो चारों को, ये दोनों कैसे काम में आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स मेथड है वो क्या है कि जैसे एलिमिनेशन मेथड है, ये आपके क्रेमर रूल एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये सारे के सारे क्यों काम में आते थे कि जब अपने को कोई दो लाइन की इक्वेशन या कोई दो इक्वेशन x और y की टर्म में इस प्रकार दी जाए कि उनके लिए अगर अपने को सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना हो, तब अपन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह काम में लेते हैं। ठीक है, अब उन्हीं के लिए अपन एक मेथड यानी 3 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में, जैसे आप मानो वैसे मान लो, अपन फिलहाल 3 वेरिएबल का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो देखो 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल मान के चलते हैं अपन की a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कॉन्स्टेंट है d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, फिर तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन दी गई हैं अपने को, इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, जहां पर वो तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट पर कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना, ये आपकी 5th एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसके कुछ स्टेप बाय स्टेप हैं, यानी इसका सोल्यूशन है उसका उसके हर एक स्टेप पर है, वो 5th एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि अगर अपन 9th और 10th क्लास के अनुसार सोल्व करते, तब इसको सोल्व करने का तरीका क्या था कि पहले अपन जैसे इन दोनों को सोल्व करके अपन z का कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लेते हैं, तो अपने पास इक्वेशन बच जाएगी x और y की टर्म में।
ठीक है। फिर इसी प्रकार इन दोनों के कोफिशिएंट हैं जेड के, वो इक्वल करके अगर कैंसिल आउट कर दें तो एक्स और वाई की टर्म में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक इन दोनों से आएगी, एक इन दोनों से आएगी। तो इन दोनों को अपन दोबारा एक्स या वाई का कोफिशिएंट इक्वल करके किसी एक वेरिएबल की अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, एक वेरिएबल की अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में उसको वापस वाई वाले टर्म में रख के वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब दो वैल्यू आ जाएंगी तो उसको अपन वापस से तीसरे में यानी जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स मेथड है वो आपको क्या कहता है कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर आपको सोल्व करना है तो अपन मैट्रिक्स मेथड भी काम में ले सकते हैं। अब इस मेथड को ढंग से समझना, इसमें कौन कौन सी स्टेप है, कहाँ कहाँ पर अपन कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे फाइंड आउट करनी होती हैं, वो सारी चीजें हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अपन इसको दो ऐसी मैट्रिक्स में तोड़ते हैं कि जहां पर एलएचएस से बनने वाली मैट्रिक्स एलएचएस में आ जाए और आरएचएस से बनने वाली मैट्रिक्स आरएचएस में आ जाए। यानी अपन इसको यूं लिख देते हैं कि ये मैट्रिक्स हो गई एलएचएस से, यानी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z। ठीक है। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z। फिर a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z। ठीक है। यानी एलएचएस की जो पूरी एक जो वैल्यू है, यानी पूरा ये जो इक्वेशन है, हर एक इक्वेशन की जो एलएचएस है, इसको एक वैल्यू मानते हुए अपन ने एक मैट्रिक्स बना ली। अब इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, मतलब ये 3 × 1 ऑर्डर की होगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर आरएचएस से अपन एक मैट्रिक्स बना दें तो ये बन जाएगी d1 d2 एंड d3। तो ये भी 3 × 1, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करें, सेकंड को सेकंड के, थर्ड के, तो वापस ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा है अपना। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को अपन दो ऐसी मैट्रिक्स में वापस तोड़ते हैं कि जिसमें कांस्टेंट भाग है वो एक जगह आ जाए और एक्स वाई जेड जिनकी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो भाग एक जगह आ जाए। ठीक है। तो देखो यहां से अपन क्या करते हैं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट्स हैं, उससे अपन एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। और वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये बन गई एक मैट्रिक्स। फिर इसके बाद में ये है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। और इसके इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी d1 d2 एंड d3। ठीक है। ये मतलब हर एक वैल्यू है वो अलग अलग अपने पास 3 मैट्रिक्स में आ गई। अब अपने को करना क्या है, देखो अब तक अपन ये मतलब मैट्रिक्स मेथड में सिर्फ इस मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी, यानी जो भी अपन सोल्व करेंगे वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। यानी 3 × 1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, तो सोल्व करने पर आरएचएस में भी एक 3 × 1 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी, जहां पर अपन इसका कंपेरिजन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी, सेकंड के, थर्ड के, यानी एक्स वाली वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाएगी, वाई वाली वैल्यू वाई के और जेड वाली वैल्यू जेड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स के रूप में दिए गए हैं, थोड़ा सा अपना मैथमेटिक कंसेप्ट काम में लेके चलते हैं। कौन सा, कि ये मैट्रिक्स है अपनी ए, यानी इसको अपन ने मान लिया कि ये मैट्रिक्स है ए, इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं अपन एक्स और ये मैट्रिक्स मान लेते हैं अपन बी। क्यों, क्योंकि देखो ये वैल्यू अपने को गिवन होंगी, ये गिवन होंगी, ये अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो ज्यादातर अपन जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है वो अपन एक्स की मान के चलते हैं। तो अपन ने ये जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी उसको अपन ने मान लिया एक्स। ठीक है। अब देखो, अब ए एक्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर अगर अपन एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ए इसके इनटू में है, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो ये इनटू में है, डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन एक मैट्रिक्स को अपन दूसरी मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लीकेशन के रूप में ही परफॉर्म किया जाता है। और ये मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे, देखो कि ये मल्टीप्लीकेशन यूं होगा कि जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड वाली वैल्यू को अगर अपन ऊपर ले जाते हैं तो जितनी पावर उसकी होती है वो उतनी ही नेगेटिव आ जाती है। यानी इसको अपन लिख सकते हैं ए इनवर्स बी। क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास, और ये भी क्या, इसमें ये समझ लो ये जो ए इनवर्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके कुछ फेज हैं, यानी कुछ स्टेप्स हैं जिनके आधार पर जिनकी हर एक स्टेप पर एक नया नया क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इनवर्स है तो इस इनवर्स को अपन कहते हैं इनवर्स, या फिर अगर मैट्रिक्स दी जाए तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब इन्वर्टिबल। ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है। तो ये कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कब किसी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और कब इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब ये चीज और सीख लेते हैं अपन। तो देखो, एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है
कि फर्स्ट स्टेप में अपन फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स, यानी कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। और कोफैक्टर आप जानते हो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे होगा कि देखो कोई भी एलिमेंट है यानी कोई भी वैल्यू है एफ आई जे, यानी कोफैक्टर तो हो गया। एफ आई जे क्या डिनोट करेगा, जो रो और कॉलम की जो पोजीशन है उसको डिनोट करेगा। ये हो गया एफ आई जे, ठीक है। अब एफ आई जे या फिर इससे भी पहले एक स्टेप हो आप और ले लो, देखो इसको सेकंड स्टेप बना देते हैं। फर्स्ट मान लेते हैं कि फाइंड डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, पूरा ही गलत हो गया, दोबारा लिखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहली स्टेप है अपनी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ए के लिए अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब जैसे अपन ने इस मैट्रिक्स को ए माना था इसको, तो इसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कुछ डिपेंड करेगा, यानी सबसे पहले अपन लिखते हैं दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इफ मोड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ए से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब अपन क्या रिजल्ट क्या होगा अपना, नॉन इन्वर्टिबल, यानी इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगी। या फिर अपन कह सकते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद में दूसरी स्टेप है कि इसी से मतलब पहली स्टेप के दो फेज हैं, तो मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सबसे पहली स्टेप अपनी यही होगी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दी गई मैट्रिक्स का अपन इनवर्स वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब दी गई मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है। जबकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब ये इनवर्स, इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप है अपनी क्या, कि कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ठीक है। अब वैसे तो आप जानते हो कोफैक्टर्स के लिए कि कोफैक्टर अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कोई किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर है वो अपन एफ आई जे मान लेते हैं। एफ आई जे मतलब आई क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रो है, जबकि जे नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एफ आई जे के लिए क्या होगा कि -1 टू द पावर आई प्लस जे, ठीक है, इनटू में इसका माइनर मतलब एम आई जे। और माइनर आप जानते हो जो एलिमेंट जिस रो या कॉलम में है उस रो या कॉलम को अपन छोड़ देंगे, जो भी वैल्यू बचेगी उससे चाहे सिंगल वैल्यू बचे चाहे वो माइनर बचे, जैसे ही बचे उसके आधार पर अपन सोल्व कर लेंगे। जैसे 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो 2x2 मैट्रिक्स में अपन क्या करते हैं कि रो और कॉलम को छोड़ने पर हर बार जो कोफैक्टर है वो एक सिंगल वैल्यू मिलती है। जबकि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करें तो हर बार हर एक एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ने पर हमेशा 2x2 यानी 4 एलिमेंट बचते हैं। 4 एलिमेंट बचते हैं तो उस समय जो आपका माइनर है वो 4 एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। जबकि 2x2 के लिए बात करेंगे तो ये एक ही सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, थर्ड स्टेप है आपकी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, किसकी, इन एफ आई जे मतलब कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स, ठीक है, का ट्रांसपोज। आगे बात समझ में, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यहाँ पर जो अपन कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे उनसे बनने वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। और ट्रांसपोज आपको थर्ड एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि किसी भी वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की रो की जो वैल्यू है उनको अपन कॉलम में बदल दें और कॉलम की वैल्यू को रो में बदल दें, तो जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी ट्रांसपोज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ स्टेप है अपनी ए इनवर्स, ठीक है, फाइंड ए इनवर्स। तो जहां पर ए इनवर्स किसके इक्वल होगा कि ए इनवर्स इक्वल टू जो अपन ने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यानी एक सिंगल वैल्यू होगी तो इसको अपन यूं लिख देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। फिर इसके इनटू में वापस रखेंगे अपन कौन सी मैट्रिक्स से, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब जो यहाँ पर अपने को जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी ए इनवर्स के बराबर होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो इस प्रकार अपन ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है, कर सकते हो, समझ में आया होगा शायद। चलो, इससे संबंधित अब कुछ बातें मैं आपको आगे और बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी, कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अपन एक एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अगर इसको अपन वापस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर छोड़ो, देखो अभी अपन अपने पास मैट्रिक्स ए थी, ए से अपन ने फाइंड आउट किया ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट किया? ए इनवर्स। तो ए से अगर अपन ने ए इनवर्स फाइंड आउट किया, तो देखो कोई भी संख्या, जैसे मान लो यूं है 2 इंटू में 1/2, वैल्यू हमेशा 1 आती है, यानी यूनिटी आती है। ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो अपन तत्सम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही यूनिटी यहाँ पर अगर देखें तो क्या आएगी? यानी ए इनवर्स का मतलब यही तो है कि ए इंटू में 1/a। ध्यान रखना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल करेंगे तो 1 1 नहीं बचेगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बचेगी जो होगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद में देखो, जैसे आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताया था कि अपनी कुछ बातें जो अपने को फोर्थ एक्सरसाइज से संबंधित हैं वो चाहिए अपने को, है ना। क्या बताया था कि किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम के एलिमेंट्स हैं, अगर उनको किसी दूसरी रो या कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, मतलब वो वैल्यू क्या आ जाती है? 0 के बराबर आ जाती है। जबकि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर उसी रो या कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू उस डिटर्मिनेंट के बराबर आती है। आगे बात समझ में। जैसे आपका कल आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था कल वाले वीडियो में कि ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 वगैरह अपने को प्रूव करना था। तो देखो अभी अपन एग्जाम्पल लेके चले थे कि ए कोई अपने पास मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं अपने पास है, कौन कौन से? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब इसके को फैक्टर से अगर अपन मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो क्या आएगी? ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से अगर अपन इसके को फैक्टर्स हैं उनको मान के चलें अपन F1 F2 F3, फिर वापिस से ये क्या हो जाएगा? ये 1 1 1 2 1 3 इस प्रकार मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 3 2 3 3। तो इसके को फैक्टर्स F11 F12 F13 इस प्रकार मान के चलें, तो एडजॉइंट ऑफ ए है वो किसके बराबर आएगा? देखो आपको पहले ही बता चुका हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आता है कि इन को फैक्टर्स में बनने वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो देखो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज है वो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी? इसकी ट्रांसपोज होगा F11 F12 F13, फिर F21 F22 F23 F31 F32 एंड F33। ठीक है, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो वापिस क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू अपन क्या कह सकते हैं कि ये यूं आ जाएगा F11 F12 F13, फिर F21 F22 F23, फिर F31 F32 F33। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब अपने को उस क्वेश्चन के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा? तो यहाँ पर ए जो था वो क्या था अपने पास? ये था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अगर इससे बनने वाला डिटर्मिनेंट है वो अपन ए मान के चलें तो ए की वैल्यू अपन मान लेते हैं यहाँ पर डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ए है वो किस किस के इक्वल होगा? यहाँ पर ए जहाँ कहीं पे भी देखो कोई भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो वैल्यू उसकी डेल्टा के बराबर आएगी। यानी इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर अपन डेल्टा मान लेते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी? डेल्टा के बराबर आएगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से अपन करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, फिर एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे तो ये हो जाएगा F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। ठीक है, अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी कि A11 इंटू में F11 प्लस A12 इंटू F12, तो A12 इंटू में F12 प्लस A13 इंटू में F13। ठीक है, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 F21 प्लस A12 इंटू में F22 प्लस A13 इंटू में F23। ठीक है, अब थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 प्लस F1 इंटू में F31 प्लस A12 इंटू में F32 प्लस A13 इंटू में F33। ठीक है, अब सेकंड से मल्टीप्लाई करें, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी A21 इंटू में F11 प्लस A22 इंटू में F12 प्लस A13 इंटू में F13। ठीक है, फिर इसके बाद में फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू में F21 प्लस A22 इंटू में F22 प्लस A23 इंटू में F23। थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू में F31 प्लस A22 इंटू में F32 प्लस A23 इंटू में F33। ठीक है, अब थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो A31 इंटू में F11 प्लस A32 इंटू में F12 प्लस A33 इंटू में F13। फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो A31 इंटू F21 प्लस A32 इंटू में F32 प्लस A33 इंटू में F33। ठीक है, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो A31 इंटू में F31 प्लस A32 इंटू में F32 प्लस A33 इंटू में F33। अब देखो आपको जो यहाँ पर रूल बताया था कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को अगर अपन उसी रो या कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू डेल्टा के बराबर आएगी। तो यहाँ पर देखो इसमें देखें तो वैल्यू इंटू में उसी का को फैक्टर है, यानी A11 का को फैक्टर F11, A12 का F12, A13 का F13, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा हो जाएगी, यानी इसकी जगह अपन डेल्टा रख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो A11 F21, ठीक है, यानी जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का है लेकिन को फैक्टर है वो सेकंड रो का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति में देखो A12 फिर F22, यानी ये भी सेकंड का सेकंड है, ये फर्स्ट का थर्ड है, ये सेकंड का थर्ड है, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0 के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो देखो एलिमेंट फर्स्ट का है लेकिन को फैक्टर है वो थर्ड कॉलम का है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो तो सेकंड के हैं लेकिन को फैक्टर है वो फर्स्ट रो के हैं, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेम आ रहे हैं, यानी वैल्यू और उसी का को फैक्टर आ रहा है, यानी A21 F21, A22 F22, A23 F23, तो इसकी वैल्यू डेल्टा आ जाएगी। फिर इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन डेल्टा कॉमन निकाल लें तो ये हो गया डेल्टा इंटू में ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये डेल्टा अपन ने क्या माना था, मोड ऑफ ए, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू में इकाई मैट्रिक्स क्या मतलब यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू में I3। ठीक है, ये I3 जरूरी नहीं है, ये अगर I2 यानी 2/2 ऑर्डर का होगा तो भी उसके लिए यही रूल लागू होगा। ठीक है, किसी के लिए भी हो, यहाँ पर अपन इसलिए सिर्फ I रखते हैं। और इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करें, अगर अपन एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, अब यहीं से एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको, या फिर देखो कल ही आपको समझाया था, कल आपको समझाया था कि एक मैट्रिक्स है उसका अपन इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पर अपने को इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही था उसमें 5.1 में कि एक मैट्रिक्स अपने को दी गई थी जिसके लिए आपको अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और कहा गया था कि ये अक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये नॉन इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन जो आपको समझाए थे उनका वीडियो अपलोड किया गया है, उनको आप देख लेना। ठीक है, बाकी क्रेमर रूल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, अब ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना आप देख भी नहीं पाओगे। और दूसरी बात यूँ है बच्चों, देखो आप में से कुछ है कि है वो बढ़िया से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी इतना बढ़िया रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हो तो
मतलब हम जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको भी उतनी ही कोशिश करनी चाहिए जितनी हम कर रहे हैं। तो ध्यान रखो थोड़ा सा, पढ़ो रोज, और रोज ही है ना वो रिस्पॉन्स भी किया करो, कमेंट भी किया करो, लाइक शेयर जो भी है। आप इसको जितना सक्सेस बनाओगे उतना ही, यूँ समझ लो आपको देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है समझाने के लिए आपको लाइफ में, जो आगे बहुत चल चल के काम में आएगा। और अगर ये जितना पॉजिटिव हुआ तो उसके आधार पर हम फिर जो मैथ्स की नेवी एयरफोर्स की जो कंपटीशन के लिए है या एनडीए के लिए है वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इसमें बढ़िया से रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है। खास करके जैसे वैकेंसी है तो अब तो डिफेंस में लड़कियों को भी अलाउ कर दिया गया है। जैसे आपकी एफ केट वगैरह है, यानी एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी और जो एयर ड्यूटी है उसके लिए गर्ल्स को अलाउ कर दिया गया है। तो वो भी अब इस बात में मतलब पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो वो भी बढ़िया से तैयारी करें फिर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी है वो किया करो। जितने आप मतलब ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है वो बढ़ती जाएगी, उतने ही अपन बढ़िया से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, और जल्द से जल्द जो आपका डिफेंस का मैटर है वो भी शुरू कर पाएंगे। ठीक है। तो इसको आप सक्सेस बनाओ, उसके बाद अपन नेक्स्ट फेज में चलेंगे। ठीक है।